हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का वरण्या कंपटीशन एकेडमी के एनसीईआरटी फाउंडेशन से। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले सेशन में हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 7 नंबर चैप्टर आवर कंट्री इंडिया को कवर किए थे, कंप्लीट किए थे। आज बारी है इस चैप्टर से रिलेटेड 20 एमसीक्यू सोल्व करने का, यानी कि इस चैप्टर को हम लोग आज एमसीक्यू के थ्रू समझेंगे ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में एग्जिस्ट ना। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल वरण्या कंपटीशन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, इंडिया लाइज इंटायरली इन विच हेमिस्फीयर। इंडिया किस हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। तो देखो, हम लोग अर्थ पे किसी भी कंट्री का लोकेशन पता करने के लिए अर्थ पर बहुत सारे इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ, जिसके कारण अर्थ पे एक नेटवर्क बन गया और वो जो नेटवर्क का एक बॉक्स होगा वो किसी एक कंट्री का लोकेशन बता। वैसे ही देखो कि जैसे कि ये जो हमारा अर्थ है, इसको हमने क्या किया है, सबसे पहले 2 इक्वल पार्ट में बांटा। अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में बांटा। जो ऊपर वाले पार्ट हैं उसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक, ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और जो लाइन अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और ये जो इक्वेटर है ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री लैटिट्यूड और इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया कि एक और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोगों ने क्या किया कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को कनेक्ट किया। और ये जो इमेजिनरी लाइन है ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको हम लोगों ने क्या बोला, लॉन्गिट्यूड। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इस प्राइम मेरिडियन के इधर वाले पार्ट को हम लोग बोले वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर वाले पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोले, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारा देश है, हमारा प्यारा भारत है, वो इस पार्ट में लोकेटेड है। किस पार्ट में, इस पार्ट में लोकेटेड है। यानी कि इंडिया अर्थ के किस हेमिस्फीयर में एग्जिस्ट करता है, किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। यानी कि इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इंडिया नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड्स डिवाइड इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाफ्स। यानी कि कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। तो बताइए क्या है, बताइए क्या है। वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ। अब आप लोगों को एक काम करना है, कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस किस स्टेट से होकर के पास करता। ठीक,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से होकर के पास करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है, ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। वो लैटिट्यूड को हम लोग किस नाम से बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक होता है एक होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर और दूसरा होता है साउथ हेमिस्फीयर। ठीक, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये भी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर दूसरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो अभी बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सा लैटिट्यूड है जो इंडिया के बीचों बीच से यानी कि ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है इंडिया को, वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किस स्टेट से पास करता है, अब किस ऑर्डर में बताना है, तो वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर में बताना है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सबसे पहले इंटर करता है गुजरात में, और गुजरात के बाद थोड़ा सा एरिया यानी कि थोड़ा सा उसका बॉर्डर टच करता है किसका, राजस्थान का। राजस्थान के बाद इंटर करता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद इंटर करता है झारखंड में, उसके बाद करता है वेस्ट बंगाल में, फिर करता है त्रिपुरा में। यानी कि जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड। यानी कि सी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही ऑप्शन है। अभी हमने आपको बताया कि कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के किस किस स्टेट से होकर के पास करता है। कुछ आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, और जो नहीं मिला है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको यह भी बताना है कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो इंडिया के किस किस स्टेट से होकर के पास करता है। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडियन मेन लैंड। देखो, इंडिया में 2 तरह के लैंड हैं, ध्यान से सुनना। एक है मेनलैंड इंडिया और एक है आइलैंड इंडिया। ठीक, एक क्या है, मेनलैंड इंडिया है और दूसरा क्या है, आइलैंड इंडिया है। इधर वाले पार्ट में कौन सा है, लक्षद्वीप आइलैंड, इधर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। लेकिन आपको बताना है कि इंडिया के मेनलैंड में साउदर्न मोस्ट टिप कौन सा है। साउदर्न मोस्ट टिप कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। तो इंडिया का साउदर्न मोस्ट टिप जो मेनलैंड पे है वो क्या है, कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी है। लेकिन साउदर्न मोस्ट जो पॉइंट है मेनलैंड पे नहीं, जो ऐसे अगर इंटायरली पूछा जाए कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो उसको आप किस नाम से बोलेंगे, क्या नाम देंगे, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको, इंदिरा पॉइंट। ठीक, अब ये समुद्र के अंदर सबमर्ज हो गया है। एक बार सुनामी आया था, उसी सुनामी में ये जो पॉइंट है सबमर्ज हो गया है। ठीक, इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। क्या है, इंदिरा कोल। तो इंडिया के मेनलैंड पे जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, साउदर्न मोस्ट मेनलैंड पे जो पॉइंट है कन्याकुमारी। और अगर इंटायरली पूछा जाए कि इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो आप नाम देंगे इंदिरा पॉइंट। यानी कि अभी जो यहाँ पे सही आंसर होगा वो क्या होगा, कन्याकुमारी। इंडिया का साउदर्न मोस्ट पॉइंट मेनलैंड पे कौन सा है, तो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। 5 नंबर क्वेश्चन, व्हिच रिवर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया। या ये भी पूछ सकता है व्हिच रिवर फॉर्म लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। क्या है, लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड वो कौन रिवर फॉर्म करता है, उसका नाम क्या है, पहले नाम जान लीजिए। जो लार्जेस्ट डेल्टा है उसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा।
और ये जो सुंदरबन डेल्टा है कौन कौन से रिवर से बनता है? गंगा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे है? तो इंडिया के किस स्टेट के पास है? तो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। और सुंदरबन डेल्टा क्यों नाम पड़ा? क्योंकि यहाँ पे कौन सा ट्री है? सुंदरी ट्री है, उसके कारण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है ये वर्ल्ड का और इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है। इंडिया का और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है कौन कौन? गंगा और ब्रह्मपुत्रा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, द इंडियन स्टेट दैट हैव बोथ द इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर एंड कोस्टलाइन। ठीक वैसा उस इस इंडियन स्टेट का नाम बताइए जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, लैंड बॉर्डर शेयर करता है और उसके पास कोस्ट लाइन है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए इंडिया के ये वाला जो रीजन है जिसको हम लोग प्यार से गुजरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरात बोलते हैं। ये अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ। और इस साइड में यहां पे है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है? बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, वेस्ट बंगाल और गुजरात जो है जिसके पास कोस्टलाइन भी है और अपना इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर भी शेयर करता है। गुजरात शेयर करता है पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात। 7 नंबर, द पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड अ स्टेबल ब्लॉक। जो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटूज है इसको हम लोग स्टेबल ब्लॉक क्यों कंसिडर करते हैं? एक बात समझो कि जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है, बोलोगे केवल आप इतना ही मैप क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी इसी का काम है, इतना ही का काम है। अब ध्यान से देखो, ये होता है स्टार्ट पेनिनसुलर प्लेटू जो ट्रायंगुलर शेप में है। क्या है? ट्रायंगुलर शेप में है। ये जो प्लेटूज है इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है और जो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है बहुत ही पुराना रॉक है। क्या है? बहुत ही पुराना रॉक है। पहला रीजन ये है, ये जो रॉक्स हैं, ये जो स्टेबल ब्लॉक्स हैं, ये बहुत ही पुराना है। और दूसरा, ये जो रीजन है इंडियन पेनिनसुलर प्लेटू का जो रीजन है ये सेस्मिक जोन में नहीं आता है, ये अर्थक्वेक प्रोन जोन में नहीं आता है और यहाँ पे कोई भी सेस्मिक एक्टिविटी नहीं होता है। इसलिए इस रीजन को मोस्ट स्टेबल जोन माना गया है, मोस्ट स्टेबल ब्लॉक माना गया है। तो किसके कारण? बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरी ओल्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और लास्ट में सी नंबर ऑप्शन है, इट हैज अ वेरी लो सेस्मिक एक्टिविटी। यहाँ पे बहुत कम सेस्मिक एक्टिविटी होता है और ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया में नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी होगा, ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि जो ये ब्लॉक है पेनिनसुलर प्लेटू का जो ब्लॉक है ये बहुत ही पुराने इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हैं और इस रीजन में सेस्मिक एक्टिविटी नहीं होता है, ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया में नहीं आता है। इसलिए इस लैंड को हम लोग स्टेबल लैंड माने हैं, स्टेबल ब्लॉक माने हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया आर ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टाइल मोनोटोनस टोपोग्राफी। क्या है? जो नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का, जिसको हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन बोलते हैं, गंगा का मैदान बोलते हैं, ये जो मैदान है इसको डिस्क्राइब किया जाता है कि ये जो मैदान बहुत ही फर्टाइल है और यहाँ का जो टोपोग्राफी है वो मोनोटोनस टोपोग्राफी। तो आपको बताना है कि ये मोनोटोनी जो आया है इस प्लेन में कैसे आया है, ये मोनोटोनी कैसे आया है। तो आपको बता दें ये जो मोनोटोनी है ये एलुवियल डिपोजिट से, क्योंकि ये प्लेन, ये जो लैंड मास है यानी कि ये जो प्लेन एरिया है गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, ये बहुत ही फ्लैट प्लेन है, ये फीचरलेस प्लेन है, फीचरलेस प्लेन है। ठीक, तो इसलिए इसमें क्या आया है? मोनोटोनी आया है। क्यों? ये प्लेन बना कैसे? तो ये प्लेन बना है क्योंकि इस प्लेन के नॉर्थ में एक बहुत ही बड़ा माउंटेन है। क्या है? बहुत ही बड़ा माउंटेन है
अब बहुत सारे रिवर, बहुत सारे पेरेनियल जो रिवर होते हैं, जो स्नोफेड रिवर है, वो इस हिमालय से निकलती है। और जब ये हिमालय से निकलती हैं, हिमालय के सीना को फाड़ करके निकलती हैं, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में सेडिमेंट कैरी करती हैं, और उस सेडिमेंट को हम लोग एलुवियल डिपोजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलुवियल डिपोजिट। जब ये रिवर अपने पहाड़ी एरिया को छोड़ करके मैदानी एरिया में आते हैं, तो अपने सेडिमेंट को डिपोजिट कर देते। पूछो क्यों? क्योंकि जब ये रिवर में माउंटेनियस एरिया में फ्लो करती हैं, तो इनके पास जो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल एनर्जी होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइट बहुत ज़्यादा है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी के कारण इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रहता है, और उस एनर्जी के कारण ये बड़े बड़े ब्लॉक को अपने साथ फ्लो करके चली जाती। लेकिन जैसे ही ये माउंटेनियस रीजन से निकलेंगी, तो बड़ा बड़ा ब्लॉक को सबसे पहले छोड़ देंगी, सबसे पहले बड़ा ब्लॉक को छोड़ देंगे। और इस रीजन में जो ये रिवर है, माउंटेनियस जो माने कि जो हिमालय से निकला हुआ जो रिवर है, ये गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है, क्योंकि अब वो इस बड़े बड़े रॉक्स के जो चट्टान है उसके अंदर से फ्लो कर रही होती। सारा सेडिमेंट यहीं पे डिपोजिट, बड़ा बड़ा, लेकिन छोटा सेडिमेंट को ला करके इधर पटक देंगी, इधर अपना क्या कर देंगी, जो बोझ है उनके ऊपर, जो वेट है उनके ऊपर, उसको इधर डिपोजिट कर देंगी। यही से डिपोजिशन से ये मोनोटोनस टोपोग्राफी क्या हुआ है, बना हुआ है। और ये लैंड बहुत फर्टाइल है, क्योंकि अपने साथ ये एलुवियल डिपोजिट लेके आते हैं। तो पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म क्लाइमेट है थ्रू आउट द रीजन, नहीं, यहाँ पे यूनिफॉर्म क्लाइमेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ये क्या है? लार्जली फीचरलेस एंड फ्लैट लैंड। ये जो प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन है, ये फीचरलेस और फ्लैट लैंड है, और ये बना हुआ है एलुवियल डिपोजिट से। किससे बना हुआ है? एलुवियल डिपोजिट से। इसलिए जो हमारा बी नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन, द टू आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर टोपोग्राफी, द की डिफरेंस इज दैट। देखो, अभी हमने आपको बताया कि इंडिया में दो ग्रुप ऑफ आइलैंड है। एक ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग अंडमान ग्रुप बोलते हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ आइलैंड को हम लोग लक्षद्वीप ग्रुप बोलते हैं। एक को अंडमान ग्रुप बोलते हैं जो बे ऑफ बंगाल में है, दूसरा लक्षद्वीप ग्रुप बोलते हैं जो अरेबियन सी में। जो अंडमान ग्रुप है, यानी कि अंडमान एंड निकोबार जो ग्रुप है, ये बना हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटीज। किससे बना है? टेक्टोनिक एक्टिविटी से। और ये जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये बना है कोरल एक्टिविटी। ये बना हुआ है कोरल एक्टिविटी से। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है, इसको हमने पिछले चैप्टर में मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। अभी हम बताएंगे कोरल एक्टिविटी क्या होता है। तो हमारे ओशियंस में बहुत सारे बहुत ही छोटे एक एनिमल होता है जिसका नाम है पॉलिप्स। जब ये पॉलिप्स मर जाता है, डेड कर जाता है, तो उसका जो स्केलेटन है वो किसी जगह कहीं पे डिपोजिट हो जाता है। क्या होता है? कहीं पे डिपोजिट हो जाता है। फिर इसी स्केलेटन पे नए पॉलिप्स ग्रो करते हैं, फिर वो मर जाते हैं। फिर नए पॉलिप्स ग्रो करते हैं, फिर मर जाते हैं। फिर नए ग्रो करते हैं, फिर मर जाते हैं, और उनका स्केलेटन डिपोजिट होते जाता है। जब उनका स्केलेटन डिपोजिट होते जाता है तो वहां पे बनता है एक आइलैंड वहां पे क्या बनता है? आइलैंड बनता है। और उस आइलैंड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरल आइलैंड बोलेंगे। और जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो एक कोरल आइलैंड है। किससे बना है? तो पॉलिप्स के स्केलेटन से जो आइलैंड बनता है उसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। चलो ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर ऑफ वोल्केनिक ऑरिजिन। ऑप्शन ये क्या है? यहाँ तक सही है। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो वोल्केनिक ऑरिजिन से बना हुआ है। वहाँ पे इंडिया का एक वोल्केनो है जिसका कौन से आइलैंड पे है? वेरन आइलैंड पे है। ठीक है, तो जो हमारा अंडमान ग्रुप आइलैंड है वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी, और टेक्टोनिक एक्टिविटी से ही क्या निकलता है? वोल्केनो निकलता है, अर्थक्वेक आता है। तो जो अंडमान निकोबार
जो आइलैंड है ये एक वोल्केनिक ऑरिजिन से है, यानी कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ आइलैंड। आगे पढ़ते हैं। वाइल द लक्षद्वीप आइलैंड्स, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड आर ऑफ कोरल ऑरिजिन। अभी हमने आपको बताया कि जो अंडमान निकोबार है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी कि वोल्केनिक ऑरिजिन से बना हुआ है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल ऑरिजिन से बना हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आंसर होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 मेन रेंजेज ऑफ हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। पिछले सेशन में जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे हमने आपको बताया कि जो हिमालय है 3 डिफरेंट रेंज से बना हुआ है। 3 डिफरेंट रेंज से हिमालय बना हुआ है। जो नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है इस रेंज को हम लोग ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमाद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाद्री बोलते हैं। ठीक, जो नॉर्दर्न मोस्ट पैरेलल रेंज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय और हिमाद्री। जो बीच वाला है इसको हम लोग सिंपली मिडिल हिमालय, या इसको हिमाचल भी बोलते हैं। हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाचल हिमालय। और जो साउदर्न मोस्ट जो रेंज है उसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक। यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट जो रेंज है उसको हिमाद्री, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय। जो मिडिल वाला है मिडिल हिमालय या हिमाचल हिमालय, और लास्ट वाला जो साउदर्न है उसको शिवालिक बोलते हैं। पढ़ते हैं। हिमाद्री सही है, हिमाचल सही है, शिवालिक सही है। ऑप्शन नंबर ए होगा वो करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट आंसर है और करेक्ट सीक्वेंस में है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? देखो पिछला वाला जाओ इस चैप्टर को, यानी कि आवर कंट्री इंडिया जो चैप्टर हम लोगों ने कवर किया है 1 आवर का वीडियो है, उसको बहुत ही अच्छी तरह से कवर किया गया है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए, तब जाकर के इसको सोल्व कीजिए। मेरे सोल्व करने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सोल्व कीजिए और फिर वीडियो देखिए, तब जाकर के सारा कंसेप्ट क्लियर होगा और याद भी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मोर फर्टाइल देन वेस्टर्न कोस्ट। आपको बताना है कि क्यों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल है वेस्टर्न कोस्ट के मामले में। तो कोस्टल जो एरिया है वो स्टार्ट होता है गुजरात से बंगाल तक। कहाँ तक? गुजरात से बंगाल तक। इधर वाले एरिया को हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं और इधर वाले एरिया को हम लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं। सबसे पहले ये जान लो कि जो वेस्टर्न घाट है इस साइड में जो रिवर फ्लो करती हैं वो उनका संख्या बहुत कम। जब इधर रिवर फ्लो नहीं करती हैं तो एलुवियल जो भी डिपॉजिट होता है, जो अपने साथ सॉइल कैरी करके लाती हैं, जो सेडिमेंट कैरी करके रिवर आती हैं वो नहीं लाती हैं, और लाती भी हैं तो उनके पास बहुत कम टाइम मिलता है डिपॉजिट करने का। वो निकलती हैं और समुंदर में यानी कि अरेबियन सी में इंटर कर जाती। लेकिन इधर का जो हमारा जो ईस्टर्न घाट है यानी कि जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है, इधर वाले रिवर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं, और अपने साथ जो सेडिमेंट लाती हैं वो इस कोस्टल रीजन में क्या करती हैं? डिपॉजिट करती हैं। और जब आपको पता भी है जब ये कोस्टल रीजन में डिपॉजिट करेंगी वो क्या होगा? फर्टाइल होगा। क्या होगा? फर्टाइल होगा। यही रीजन है, क्योंकि उधर रिवर बहुत ज़्यादा फ्लो करता है। वो रिवर जो भी सेडिमेंट लाते हैं वो अपने कोस्टल एरिया में डिपॉजिट करते हैं, इसलिए ईस्टर्न कोस्टल प्लेन क्या है? फर्टाइल है, और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फर्टाइल नहीं है। दूसरा बात आपको ये भी याद रखना है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है चौड़ा है, उसका जो चौड़ाई है, उसका जो एरिया है ज़्यादा है मामले वेस्टर्न कोस्टल रीजन के। और हो क्या है? पहला जो क्वेश्चन है, इट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बोथ द वेस्ट ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। नहीं, गलत ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट है, द रिवर फ्लोइंग इन टू इट एंड ओल्डर एंड कैरी मोर सिल्ट। फिर है, इट ब्रोडर एंड हैज अ लार्जर डेल्टा फॉर्म्ड बाय द मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जो ऑप्शन नंबर सी है
ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, सही आंसर है। सबसे पहले देखो, जो वेस्ट कोस्टल रीजन है, इनके पास जो एरिया है ये ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ये बहुत ही पतला रीजन है। क्या है, बहुत पतला रीजन है, इसलिए इधर कोई डेल्टा भी नहीं बनता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर जो है निकलती हैं और ओशियन में प्रवेश कर जाती हैं, सी में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन इधर वाले जो रिवर हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आती हैं, इनके माउथ और बहुत सारे सेडिमेंट लाती हैं, और सेडिमेंट लाती हैं तो इनके माउथ पे यानी कि जहाँ पे ये इंटर करती हैं वहाँ पे डेल्टा बनता है, और उस डेल्टा, वो डेल्टा क्या है, बहुत ही फर्टाइल है, और ये कोस्टल एरिया भी है तो बहुत ही चौड़ा एरिया है, चौड़ा है। इस रीजन से ये वाला रीजन क्या है, बहुत ही फर्टाइल है। तो जो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी सही रीजन है। 12 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? वो क्या है, गोवा। गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट, राजस्थान इज द लार्जेस्ट यानी कि बिगर स्टेट। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, गोवा जो है स्मॉलेस्ट स्टेट है। विच फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया एक्ट एज अ क्लाइमेटिक बैरियर एंड कल्चरल बाउंड्री? ठीक, आपको बताना है कि कौन सा फिजिकल रीजन है जो इंडिया को क्लाइमेटिक बैरियर प्रोवाइड करता है और कल्चरल बाउंड्री बनाता है, कल्चरल बाउंड्री बनाता है। तो आपको पता है ये है हमारा देश, जो भी है ये है हमारा देश। इधर क्या है, हिमालय माउंटेन है, बहुत ही ऊंचा माउंटेन है। क्या है, बहुत ही ऊंचा माउंटेन है, और ऐसे आता है। अब देखो, जो इंडियन पेनिनसुलर ये जो रीजन है, ये यहाँ पे सेम टाइप के कल्चर है। ये सेम टाइप के कल्चर इसलिए है क्योंकि जो हिमालय है वो एक बैरियर का काम करता है। किसका काम करता है, बैरियर का काम करता है। तो कल्चरल डिफरेंसेस किसके कारण आता है, हिमालय के कारण। क्लाइमेटिक डिफरेंसेस भी आता है, क्यों, क्योंकि इधर आपको पता है कि साइबेरिया रीजन है रसिया का, और ये साइबेरिया रीजन क्या है, बहुत ही कोल्ड रीजन है। यहाँ से ठंडी हवा आती है, जब ये ठंडी हवा आती है तो बर्फबारी करती है, यानी कि बर्फ का चादर बिछा देती है। लेकिन हमारे पास हिमालय है जो इस हवा को हमारे देश में इंटर करने से रोक देती है, इसलिए इधर क्लाइमेटिक डिफरेंसेस भी क्या है, सारे कॉन्टिनेंट से अलग है। तो पहला रीजन क्या होगा, बोलो, हिमालय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर होगा, क्योंकि हिमालय ही वो बैरियर प्रोवाइड करता है जिसके कारण जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट क्लाइमेट है और एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, एक डिफरेंट कल्चर है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आर मोर बॉर्डर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन? वेस्टर्न कोस्टल, अभी आपको पता है कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन चौड़ा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मामले में। ठीक, अब देखो, ठीक, यह है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का रीजन। यहां पे है वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो बॉर्डर बनाता है पेनिनसुलर प्लेटू का, और इधर है ईस्टर्न घाट, और यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती हैं बहुत कम है। क्या है, वो रिवर बहुत कम है, एक आध दो ठो रिवर है, वो भी छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत ही छोटी छोटी, जो इस वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और यहीं पे अरेबियन सी में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती। लेकिन यहाँ पे जो रिवर आती हैं वो बहुत दूर दूर से आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिवर है, और जो इधर वेस्टर्न घाट के साइड माउंटेन थे अब ये क्या हो गए, टूट गए, बाइसेक्ट हो गए, यानी कि इधर जो माउंटेन है एक डिसेक्टेड माउंटेन है, डिसेक्टेड माउंटेन है। और जब ये रिवर फ्लो करके आती हैं तो अपने साथ बहुत सारी सेडिमेंट लाती हैं, इस सेडिमेंट को डिपोजिट करती हैं, और इसी सेडिमेंट के डिपोजिशन के कारण जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल रीजन है ये बहुत चौड़ा है वेस्टर्न कोस्टल के मामले में। तो ग्रेटर रिवर डिपोजिशन क्या है, मेन रीजन क्या है, ग्रेटर रिवर डिपोजिशन, यानी कि कौन इसमें से बेस्ट एक्सप्लेन करता है कि क्यों ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो चौड़ा है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के मामले में, क्योंकि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में रिवर का डिपोजिशन है, रिवर के द्वारा जो सेडिमेंट डिपोजिट किया जाता है वो ज़्यादा है, क्योंकि ईस्टर्न रीजन में बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफरेंट नदियाँ हैं, वो क्या करती हैं, फ्लो करती हैं और अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं और उस सेडिमेंट को डिपोजिट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट द नॉर्दर्न प्लेन? नॉर्दर्न प्लेन, अब बताओ क्या हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन है ये वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है? वोल्केनिक एक्टिविटी से नहीं। दे हैव अ लो पॉपुलेशन, नॉर्दर्न प्लेन में लो पॉपुलेशन है,
इंडिया के हाईएस्ट डेंसिटी वाले रीजन है। बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड, सोचो कितना ज्यादा पॉपुलेशन है इस एरिया में। ठीक है, बोल रहा है कि लो पॉपुलेशन है और ड्यू टू पुअर सॉइल है सबसे ज्यादा। बताओ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाला रीजन है इधर। ठीक है, तो दे अलाउ द हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, सही आंसर है। क्या है, जो नॉर्दर्न प्लेन है ये हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वाला रीजन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लक्षद्वीप आइलैंड डिफर फ्रॉम अंडमान आइलैंड मेनली। बताओ कि जो लक्षद्वीप आइलैंड है अंडमान आइलैंड से क्यों डिफर है, क्यों डिफरेंट है। क्योंकि अंडमान आइलैंड है वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ है, जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल एक्टिविटी से बना। यही डिफरेंस, यानी किसका डिफरेंस है, बताओ, लोकेशन का डिफरेंस है, उसके कारण डिफरेंस है, नहीं, वो डिफरेंस मेनली किसके कारण है, तो उसके फॉर्मेशन के कारण। इसके कारण, फॉर्मेशन के कारण। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल आइलैंड है और जो अंडमान आइलैंड है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वो एक वोल्केनिक आइलैंड है या टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना हुआ आइलैंड। फॉर्मेशन में डिफरेंस। नेक्स्ट आते हैं, विच फैक्टर बेस्ट एक्सप्लेन इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी। पिछले ही क्लास में हमने बताया है कि इंडिया में जितना कल्चरल डाइवर्सिटी है, जितना डेमोग्राफिक डाइवर्सिटी, जितना लैंग्वेज में डाइवर्सिटी है, जितना ड्रेस में डाइवर्सिटी है, जितना सिंगिंग में डाइवर्सिटी है, ना ही डाइवर्सिटी यहाँ के फिजिकल फीचर में है। क्या है, फिजिकल फीचर में है। इंडिया के नॉर्थ में बड़े बड़े माउंटेन मिलेंगे जहां से बहुत बड़ी बड़ी नदियां निकलती, उसके नीचे आते हैं हमें प्लेन एरिया मिलते हैं, उसके वेस्ट में जाते हैं तो डेजर्ट्स मिलता है और उसके नीचे आते हैं तो प्लेटूज मिलते। यहाँ पे जो फिजिकल डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और जब फिजिकल डाइवर्सिटी है, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी भी होना क्या है, लाजमी, जरूरी है। ठीक है, तो मेन रीजन क्या है बताओ, तो यहाँ पे डाइवर्स क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी है और फिजिकल कंडीशन है। यहाँ पे फिजिकल डाइवर्सिटी और क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी होने के कारण इंडिया में रिच बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन रीजन द हिमालय वाज फॉर्म्ड। बताओ, हिमालय माउंटेन कैसे बना, हिमालय माउंटेन कैसे बना। तो हिमालय माउंटेन बना प्लेट के कोलिजन्स। अब बोलोगे प्लेट के कोलिजन्स, तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया है कि अर्थ का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, अर्थ के आउटर मोस्ट लेयर को लिथोस्फीयर बोलते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर है इसके जस्ट नीचे कहीं कहीं पे एस्थेनोस्फीयर, क्या है, एस्थेनोस्फीयर, और वो एस्थेनोस्फीयर मोल्टेन स्टेट में, क्या है, मोल्टेन स्टेट में। जस्ट उसी के जैसा सोचो कि एक कंटेनर लिए, वो कंटेनर पानी से भरा हुआ है और वहां पे एक कागज का नाव बना के रख ली। एक नाव बनाए तो चलो ठीक है, दूसरा नाव बना दो, तीसरा नाव बना दो, और उसमें थोड़ा सा एक बार धक्का दे दो, एक बार फूंक दो या हवा दे दो, तो पानी में हलचल आएगा। उस हलचल के कारण ये जो भी कागज वाले नाव हम लोगों ने बनाए हैं वो आपस में कोलाइड करने लगे। जस्ट वैसे ही होता है ये लिथोस्फीयर के साथ, क्योंकि लिथोस्फीयर के साथ एक मोल्टेन स्टेट में मौजूद मैग्मा अवेलेबल है जिसको हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं। ये एस्थेनोस्फीयर मोल्टेन है और उसी मोल्टेन रीजन पे, स्फीयर पे, ये हमारा लिथोस्फीयरिक ब्लॉक टिका हुआ है। क्या है, ब्लॉक टिका हुआ। अब क्या होता है कि बहुत हॉट होने के कारण, एस्थेनोस्फीयर क्या है, बहुत ही हॉट है। हॉट होने के कारण यहाँ पे एक करंट जनरेट होता है। क्या होता है, करंट जनरेट होता है। वो उस करंट को हम लोग कन्वेक्टिव करंट बोलते हैं। अब ये कन्वेक्टिव करंट क्या करते हैं कि रोटेट करते हैं सर्कुलर मोशन। क्या करते हैं, रोटेट करते हैं सर्कुलर मोशन।
सोचो कि एक करंट इस साइड से इस डायरेक्शन में रोटेट करता है और ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता है। जब दोनों इस साइड से रोटेट करेंगे तो मान लो कि यहाँ पे दो डिफरेंट प्लेट हैं, ये एक प्लेट इधर जाएगा, ये प्लेट इधर जाएगा और दोनों प्लेट टकराएंगे तो वहां पे क्या बनेगा? माउंटेन। क्या बनेगा? माउंटेन बनेगा। और जस्ट इसी के जैसा हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है, इसके कारण, तो प्लेट कोलिजन के कारण। बोलोगे तो ये तो लिथोस्फीयर, तो प्लेट कोलिजन क्यों है? देखो, जो हमारा लिथोस्फीयर है ये छोटे छोटे टुकड़े में टूटा हुआ है। कुछ लिथोस्फीयर का जो ब्लॉक है, जो टुकड़ा है, वो बहुत स्टेबल है, लेकिन कुछ स्टेबल नहीं है, वो क्या करते हैं? फ्लो करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके नीचे स्टेनोस्फीयर है, मोल्टेन मैग्मा अवेलेबल। अब वो जो मूव करते रहते हैं उसको हम लोग ज्योग्राफी के भाषा में, टेक्निकल अगर ज्योग्राफी का वर्ड यूज करें तो उसको बोलेंगे टेक्टोनिक प्लेट या लिथोस्फेरिक प्लेट। इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है? प्लेट कोलिजन दिया, और ज़्यादा कुछ रीजन खास नहीं। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये एक लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड है। वाज चूजन प्राइमरली टू। बताओ, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, ये सेकंड नंबर चैप्टर का ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में हमने बता दिया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। जो 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, इसको हम लोगों ने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया चूज किए। तो ये क्या होता है कि इंडिया के उत्तर प्रदेश से, खास करके इलाहाबाद मिर्जापुर वाले रीजन से क्रॉस करता है, और इधर है हमारा ईस्टर्न रीजन और इधर है हमारा गुजरात वाला। ये लगभग इंडिया के बीचों बीच से, यानी कि इधर वाला डिस्टेंस मिलाओगे तो क्या पड़ेगा? लगभग सेम पड़ेगा। इसलिए इसको चूज किए हैं क्योंकि सोचो, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का जो टाइम डिफरेंस है ये 2 आवर का डिफरेंस। ध्यान से सुनना, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर पहले सनराइज हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर पहले सनराइज होता है और 2 आवर पहले सनसेट होता है, और गुजरात में 2 आवर बाद सनराइज होगा, 2 आवर बाद सनसेट होगा, यानी कि 2 आवर का डिफरेंस। इस डिफरेंस को कम करने के लिए हम लोगों ने एक बीच का रास्ता चुना और 82 एंड 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड को अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर की। इसके कारण अब सोचो कि जब इंडिया में मान लीजिए कि डिफरेंट टाइम जोन होंगे, तो यहाँ के लोग ऑफिस कभी और जाएंगे, यहाँ के लोग ऑफिस जाने का टाइम कुछ और होगा, यहाँ के लोगों का ऑफिस जाने का कुछ टाइम और होगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होगा? डिफिकल्टीज क्रिएट हो जाएगा। उसको खत्म करने के लिए हम लोग केवल और केवल एक ही 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को स्टैंडर्ड टाइम डिक्लेयर किए। क्यों? टू अवॉइड हैविंग अ मल्टीपल टाइम जोन इन द कंट्री, यानी कि अपने ही कंट्री में मल्टीपल टाइम जोन क्या करे? न हो। उसके कारण हम लोग क्या किए हैं? 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड को अपना प्राइम मेरिडियन या स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन डिक्लेयर किए। Which of the following statement best describe the significance of longitudinal extent of? बताओ, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंडिया के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को बहुत ही अच्छा तरह से डिस्क्राइब करे? तो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, ठीक, इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, यहाँ पे ये लगभग 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड लगभग बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। और उधर है लगभग 92 डिग्री। कितना? 92 डिग्री। ये लगभग 68 डिग्री है, वो लगभग 92 डिग्री। ये है इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। और इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट यानी कि यहाँ से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, यहाँ पे टोटल लगभग मान के चलो कि 30 लॉन्गिट्यूड आते हैं। लगभग कितना लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है? लगभग
30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस। और एक जो लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि 1 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है, यानी कि 1 लॉन्गिट्यूड होता है, वो लगभग 4 मिनट के बराबर होता है। जब 1 लॉन्गिट्यूड 4 मिनट के बराबर होगा तो 30 लॉन्गिट्यूड कितना के बराबर होगा बताओ? 120 मिनट के बराबर। और ये 120 कितना आवर के बराबर होगा? 2 आवर के बराबर होगा। यानी कि टाइम डिफरेंस कितना है? 2 आवर का डिफरेंस। कितना आवर का डिफरेंस है? लगभग 2 आवर का डिफरेंस। ठीक, तो यही है हमारा सिग्निफिकेंस। क्या है? इट कॉज द वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। क्या डे एंड नाइट में वेरिएशन आता है? नहीं। ठीक, देखो डे और नाइट में वेरिएशन लैटिट्यूड वाइज आता है, न कि लॉन्गिट्यूड वाइज आता है। फिर आते हैं, इट इज द रीजन फॉर द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। क्या? इट इज द रीजन, यही रीजन है कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में लोकल टाइम डिफरेंस है। कितना आवर का? लगभग 2 आवर का। लगभग 2 आवर का। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही आंसर होगा। क्यों? कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के कारण ही क्या है? डिफरेंट टाइम या टाइम का डिफरेंस एक ही कंट्री में क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। यही उसका सिग्निफिकेंस है। और लगभग कितना आवर का टाइम डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में? 2 आवर का। यानी कि गुजरात में अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं 2 आवर पहले ही क्या हो जाएंगे? सो करके जग जाएंगे और 2 घंटे पहले ही सो जाएंगे। और गुजरात वाले जगे रहेंगे, नहीं तो सोए रहेंगे 2 घंटा तक। ठीक है, तो ये मेन रीजन है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है। चलिए इतना ही, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने में हेल्प कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।